This conference will now be recorded. हाँ जी मेरे भाई, कोई हमारा जो टॉपिक है दैट इज द लाइफ साइकिल मॉडल। हमारा जो टॉपिक है लाइफ साइकिल मॉडल, ये किस चीज का लाइफ साइकिल है? प्रोडक्ट का। कहता है किसी भी प्रोडक्ट को जब वो इंट्रोड्यूस होती है, जब वो क्रिएट होती है, हम उसे कहते हैं उसकी बर्थ। और जब वो मार्केट से आउट हो जाती है, हम उसको कह देते हैं एंड ऑफ इट्स लाइफ। मतलब किसी भी प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो कुछ इस तरह से है कि पहले जब वो इंट्रोड्यूस होती है, इंट्रोड्यूस होने से दरमियान में उसके कई फेजेस आते हैं, फिर वो मार्केट से आउट हो जाती है। जैसे वो मार्केट से आउट हो जाती है, हम कह देते हैं एंड ऑफ लाइफ इट्स प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट की लाइफ एंड हो जाती है। तो इसी तरह से कि जितनी भी हर प्रोडक्ट है दुनिया में, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं या मार्केट्स हैं, उनका हमेशा एक लाइफ साइकिल होता है। वो कभी भी फॉर एवर नहीं रहती। मतलब अगर आज से 50 साल पहले की चीजें देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आज नजर ही नहीं आती, और अगर है भी सही तो उनका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो कहते हैं हर प्रोडक्ट का, हर मार्केट का एक लाइफ साइकिल होता है। कहते हैं इसको स्टडी करना, प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल को स्टडी करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें पता चले कि हम प्रोडक्ट के ऊपर या उस चीज का बिजनेस कब स्टार्ट करना चाहिए, वो लाइफ साइकिल के किस स्टेज पर हो। तो बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट के 4 लाइफ साइकिल होते हैं। एक इंट्रोडक्शन, एक ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन का मतलब है जब वो न्यू न्यू मार्केट में इंट्रोड्यूस होती है। इसका मतलब है यहां तब जो सेल्स होती है वो लोअर होती है। स्टार्ट है ना, अभी प्रॉफिट भी लो होता है। और स्टार्ट स्टार्ट में आपको पता है कि इसके ऊपर कॉस्ट बहुत आ रही होती है, फिक्स्ड कॉस्ट टाइप चीजें। लेकिन इसकी जो मार्केट के अंदर ना ग्रोथ नजर आ रही होती है, लोग इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ताकि आने वाले दिनों में एक मार्केट कैप्चर हो जाए। फिर जैसे ही वो मार्केट में ज्यादा इन हो जाती है, वो ग्रोथ स्टेज पे आ जाती है। ग्रोथ स्टेज में सेल्स बढ़ जाती है। सेल्स के बढ़ने से आपके प्रॉफिट ज्यादा होते हैं। फिर मैच्योरिटी स्टेज आ जाती है। मैच्योरिटी स्टेज का मतलब है कि मजीद अब वो मैक्सिमम अपनी जो प्रोडक्ट है, अपनी मैक्सिमम लाइफ में आ चुकी है। मतलब एक से ज्यादा उसकी ग्रोथ मुमकिन नहीं है। मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुई, नई नई मार्केट में आई, फिर लोगों में इन हुई तो वो ग्रोथ स्टेज पे आ गई। फिर वो इतनी इस लेवल पे आ गई कि लोगों ने उसको इस्तेमाल करके, मैक्सिमम लोगों ने इस्तेमाल भी किया, उसने मैक्सिमम प्रॉफिट भी कमा लिया। लेकिन अब उसके अंदर कोई और ग्रोथ पॉसिबल नहीं है और मार्केट उसकी है नहीं। तो फिर वो किस स्टेज पे चली जाती है? डिक्लाइन स्टेज पे। तो कहता है तकरीबन ये हमेशा हर प्रोडक्ट के ऊपर ये नहीं होता। कुछ प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में ही डिक्लाइन पे चली जाती हैं, कुछ प्रोडक्ट अपनी ग्रोथ स्टेज पे ही डिक्लाइन में चली जाती हैं। हर एक के ऊपर ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नहीं अप्लाई होता। लेकिन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है क्या? वो कहता है 4 फेजेस आते हैं। ग्रोथ का फेज, सॉरी इंट्रोडक्शन का फेज, ग्रोथ का, मैच्योरिटी और डिक्लाइन का। कहता है ग्रोथ इंट्रोडक्शन फेज में क्या क्या होता है। कहता है ड्यूरिंग दिस स्टेज देयर इज सम सेल्स डिमांड बट टोटल सेल्स आर लो। कहता है सेल्स की डिमांड है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। इस स्टेज के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इनकर्ड होती है, स्टार्टअप कॉस्ट इनकर्ड होती है रनिंग कॉस्ट। और ये स्टेज जो होती है कोई कुछ खास प्रॉफिटेबल नहीं होती। तो इंट्रोडक्शन फेज में आपने 3 बातें बतानी है बस। एक, कि इसमें सेल डिमांड जरूर होती है बट ओवरऑल सेल लेवल इज लो। इट्स रिक्वायर्ड हैवी इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, एंड दिस फेज इज नॉट मच प्रॉफिटेबल। ये बात आप लोगों को बस नजर पड़ते ही याद आ जानी चाहिए। उसके बाद अगला प्रोडक्ट का फेज आता है ग्रोथ फेज।
मतलब कोई भी नई चीज आती है उसका ग्रोथ फेज आता है। कहता है ग्रोथ फेज में क्या होता है, टोटल सेल्स डिमांड इन द मार्केट ग्रो फास्टर रेट, मतलब उसकी डिमांड लोगों में इंट्रोड्यूस हो गई है, लोग उससे मुतारिफ हो चुके हैं, अब उसकी डिमांड, लोग हर बंदा उसको डिमांड करने लग गया है, अब वो ग्रोथ स्टेज पे आ गई है। तो इसके जो सेल्स हैं वो कहता है न्यू एंट्री आर अट्रैक्टेड इनटू मार्केट, नए लोग भी जब देखते हैं ना कि भाई इस चीज में तो फायदा बड़ा है, लोग इससे फायदा हासिल कर रहे हैं, तो नए लोग हाई सेल्स और हाई प्रॉफिट से अट्रैक्ट होते हैं और नए एंट्री होना शुरू हो जाती है लोगों की उस मार्केट के अंदर। वो कहते हैं स्टेज के अंदर कंपनी मार्केट बिगिंस टू अर्न प्रॉफिट, इस स्टेज पर प्रॉफिट अर्न होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ग्रोथ स्टेज आ गई ना, आपकी जो कॉस्ट लगनी थी वो तो इंट्रोडक्शन फेज पे लग गई, अब तो आपके कमाने के दिन है, तो आपके प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। फिर उस प्रोडक्ट का मैच्योरिटी फेज आ जाता है। मैच्योरिटी फेज का मतलब क्या होता है कि वो एक टोटल एनुअल सेल रिमेन फेयरली स्टेबल, स्टेबल का मतलब है मैक्सिमम सेल जितनी उसकी हो सकती है, ऑलमोस्ट 100% तो नहीं कहते, ऑलमोस्ट मैक्सिमम सेल्स वो अचीव कर चुका है जितनी हो सकती थी। हाँ, अब इस स्टेज पे आप कितनी देर तक स्टेबल रहोगे ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसीज पे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, कोई सब्स्टिट्यूट के आने के चांसेस ना बन जाए। वो कहता है कि ड्यूरिंग द मैच्योरिटी फेज टोटल एनुअल सेल रिमेन फेयर स्टेबल, प्राइसेस एंड प्रॉफिट स्टेबल, मतलब क्या होता है कि आप मैक्सिमम सेल्स आपकी हो रही हैं तो आपका वही प्रॉफिट आया करेगा, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होगा। कहता है इसमें नो मोर ग्रोथ लॉन्गर एग्जिस्ट, कोई इससे ज्यादा ग्रोथ हो नहीं सकती। कहता है मोर कंपनी सीक्स टू इंप्रूव प्रॉफिट बाय डिफरेंशिएटिंग देयर प्रोडक्ट, कहता है लोग इससे प्रॉफिट कैसे हासिल करते हैं, अपनी प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन लाकर, मतलब उसकी फीचर चेंज करके, डिजाइन चेंज करके, कोई नई क्वालिटीज लाकर। क्लियर है की बात। फिर वो कहता है मेजोरिटी फेज में क्या होता है, टोटल सेल्स आप अचीव कर चुके हैं, प्राइस और यहां पर प्रॉफिट ऑलमोस्ट स्टेबल होता है, इससे ज्यादा मजीद इसके अंदर ग्रोथ ज्यादा पॉसिबल नहीं होती, तो लोग इसकी ग्रोथ देखना चाह रहे होते हैं किस तरह से कि अपनी प्रोडक्ट को इनोवेशन के साथ उसमें डिजाइन में चेंज करके या उसकी फीचर ऐड करके प्लस माइनस करके, इस तरह से। फिर है जनाब डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन का मतलब होता है कि जब वो तकरीबन टोटल सेल्स इन द मार्केट विल स्टार्ट टू फॉल, इस स्टेज पे आपकी टोटल सेल गिरना शुरू हो जाती है, जिससे आपका प्रॉफिट भी गिरना शुरू हो जाता है। टोटल एनुअल सेल्स इन द मार्केट विल स्टार्ट टू फॉल, जिससे फिर कंपनी को चाहिए कि वो मार्केट में मजीद अगर या तो उसमें कोई इनोवेशन लाए कि वापस उसको ग्रोथ पे लेकर जाए, या फिर उस प्रोडक्ट को छोड़ के नई प्रोडक्ट पे चले जाएं, शिफ्ट कर जाएं, अपनी ऐसी प्रोडक्ट या तो जो इंट्रोडक्शन स्टेज पे हो ऐसी प्रोडक्ट में चले जाएं, या किसी ग्रोथ स्टेज वाली प्रोडक्ट पे चले जाएं। तो कंपनी लीविंग द मार्केट, कंपनी छोड़ रही है उस मार्केट को, उस प्रोडक्ट को। इट इज नो लॉन्गर पॉसिबल फॉर एनी कंपनी टू टर्न अ प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोडक्ट, कहता है प्रोडक्ट पॉसिबल ही नहीं है, सॉरी प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है। कहता है जब लास्ट सप्लायर उस प्रोडक्ट का चला जाएगा ना, तो इसका मतलब है उस प्रोडक्ट की लाइफ कंप्लीट हो गई है, उसका साइकिल कंप्लीट हो गया। जैसे मैं आपको बताऊं, नोकिया आया था एक 3310, 3310 से बोलते थे, बड़ा मशहूर हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, फिर ये बहुत ही, इसने अपनी एक लाइफ का ग्रोथ स्टेज देखी, मेच्योरिटी स्टेज देखी, लेकिन आज फिर ये बाद में नया आया है, लेकिन उस पुराने नोकिया की बात करें तो जब उसका लास्ट सप्लायर सप्लाई खत्म हुई होगी ना, तो इसका मतलब है नोकिया खत्म। फिर उसने एक बड़ा खूबसूरत डायग्राम बनाया, और ये कोशिश करना कि आप भी डायग्राम बना लेना पेपर में। ये उसने 4 फेज बताए हैं, मैं 7 बना भी देता हूं, पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज और चौथा फेज। ये इंट्रोडक्टरी फेज ये है, ये ग्रोथ फेज है, मैच्योरिटी फेज और डिक्लाइन फेज। कहता है एक बात और है, कहता है ये जो फेज की लाइफ है ना, हर फेज की लाइफ, फेज की जो लाइफ है ना,
वो मे बी शॉर्टर या लॉन्गर, मे बी शॉर्टर या लॉन्गर। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है इंट्रोडक्टरी फेज बहुत कम स्टेज पे आए, जल्दी ही वो ग्रोथ स्टेज पे चला जाए, और ग्रोथ स्टेज से वो मेच्योरिटी स्टेज पे चला जाए, और काफी लंबे अरसे तक वो मेच्योरिटी फेज पे रहे। यहां पर अगर देखें तो ये आपकी सेल का कॉलम है, ये टाइम है, ये लाइन। टाइम के साथ साथ ये आपकी सेल्स ऐसे बढ़ती जाती है। इस जगह पर देखिए सिर्फ यहां तक, इस फेज में आप लोगों की सेल्स तो है, लेकिन ये प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट इस लाइन से नीचे है। तो यहां पर कोई प्रॉफिट, सेल्स हो रही है लेकिन आपकी बाकी फिक्स्ड कॉस्ट इतनी आ रही है कि सेल उसमें खत्म हो जाती है। ग्रोथ फेजेस के अंदर आपकी सेल्स बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू हो गई, ये फेज है, और आपका यहां पर आकर कुछ ऐसा लॉस रहा। लेकिन इस जगह पर आकर जब ग्रोथ फेज आप मैच्योरिटी में एंटर होने लगते हो तो आपका ये थोड़ा सा प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, ये वाला। फिर उसके बाद जब मैच्योरिटी फेज में जाते हैं तो ये देखिए आपकी सेल स्टेबल हो गई और आपका प्रॉफिट भी स्टेबल है, और ये कॉस्ट है सारी, जो सेल और प्रॉफिट के दरमियान में आपको पता है ना, वो सारी कॉस्ट होती है। तो ये आपका प्रॉफिट है और स्टेबल है, देख ले, कोई अप डाउन ज्यादा नहीं आ रहा। फिर जैसे वो अपनी मेच्योरिटी स्टेज से काम होता है, तो जैसे शुरू शुरू में तो थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, लेकिन बाद में आप लॉस में चले जाते हो कुछ एंड पे। तो ये अगर आप डायग्राम बना लें पेपर में भी, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि रफ नहीं बनाना, ऐसे लगना चाहिए कि हर फेज के अंदर आपकी जो सेल्स हैं वो वैसे शो होनी चाहिए, वैसे ही, ऐसे यानी मतलब ये इंट्रोडक्टरी फेज है, ये स्टेबल है, ये कम है, तो उस तरह से अपना ग्राफ अगर बना सकते हो। ये नहीं कि आपका प्रॉफिट यहां से शुरू हो जाए, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में आ जाए ना क्रिटिकल नोट लिखे लाइफ साइकिल के ऊपर, तो ये पैराग्राफ लिखते होते हैं। अगर आ जाए ना कि इसके ऊपर तनकीद करें, क्रिटिकल नोट लिखे, तो ये पैराग्राफ है, ये उसके ऊपर क्रिटिकल नोट है। क्रिटिकल का मतलब है कि जो बात आपने बताई है ना वो 100% ठीक नहीं है, उसमें कुछ मसाइल भी हैं। जैसा कि वो कहते हैं नॉट ऑल द प्रोडक्ट हैव अ लाइफ साइकिल, कहता जरूरी नहीं कि हर प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन फेज आए, फिर उसके बाद ग्रोथ हो, फिर मेच्योरिटी हो, फिर डिक्लाइन हो। कहता है ऐसा भी हो सकता है कि अनसक्सेसफुल प्रोडक्ट कैन नेवर बिकम प्रॉफिटेबल। कहता है वो तो कभी ग्रोथ में फिर आई ही नहीं, मतलब जो अनसक्सेसफुल प्रोडक्ट है वो आई मार्केट में, किसी ने उसको भाव नहीं दिया, वो खत्म हो गई, इंट्रोडक्शन से डायरेक्ट डिक्लाइन में चली गई। A business might able to revitalize या redesign the product so that when it is entered to decline phase। कहता है ऐसा भी हो सकता है कि आप कहते हो ना डिक्लाइन फेज के बाद वो खत्म हो जाएगी। कहता है डिक्लाइन फेज के बाद आप ऐसा करो, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम करो, इनोवेशन लेकर आओ, उस पे उसका फीचर चेंज कर दो, तो हो सकता है फिर उसकी सेल्स बढ़ना शुरू हो जाए, फिर वो वापस अपनी ग्रोथ या मेच्योरिटी स्टेज पे चली जाए, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने लग जाए। कहता है ये जरूरी नहीं है, ये उसका इंट्रो, उसका ना क्रिटिकल फेज बता रहे हैं हम। ये जो लाइफ साइकिल मॉडल कहता है जी 4 मॉडल होते हैं, ऐसे ऐसे होता है हर प्रोडक्ट का, वो कहता है कि नहीं, कुछ चीजें ऐसी नहीं भी होती। फिर वो कहता है द लेंथ ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैन बी लॉन्गर या शॉर्टर, मतलब किसी फेज का कम पीरियड हो सकता है, किसी का ज्यादा। A broad type of product such as motor car has the longer life cycle। आपने देखा है ना एक गाड़ी होती थी सुजुकी वालों की, कल्टस, पुराने डिजाइन वाली, उसका अगर मेच्योरिटी स्टेज देखा जाए ना तो बड़ा लंबा अरसे तक था। बल्कि मैं तो जब से पैदा हुआ था ना अभी तक भी कुछ गाड़ियां वो फेर रही हैं, जो नया डिजाइन है वो इतना इंट्रोड्यूस नहीं हुआ जितना कि पुरानी गाड़ी का डिजाइन बड़ा मशहूर हुआ था, और उसने लंबे अरसे तक मेच्योरिटी फेज देखा था। ये उन्होंने डिजाइन चेंज किया तो उनके लिए उल्टा पड़ गया। कहते हैं कुछ चीजों का ना जो लंबा, जैसे अभी होंडा है, उनके देखें गाड़ियां लंबे अरसे तक चल रही हैं, सुजुकी वालों की भी गाड़ियां लंबे अरसे तक चल रही हैं, तो वो कहते हैं उनके फेज बड़े लंबे अरसे तक मेच्योरिटी स्टेज में रहते हैं। और क्या कुछ कैसे होते हैं, वो कहते हैं आते ही खत्म हो जाते हैं। अब एक वॉक्स वैगन स्टार्ट हुई थी, आपने सुनी ही नहीं होगी, आपके नाम, आपसे आने से पहले ही उसका नामो निशान ही खत्म हो गया। फोर्ड एस्कॉर्ट,
ये प्रोडक्ट के नाम ही नहीं आपने सुने होंगे। कहता है उन्होंने आते ही खत्म हो गई थी। फिर वो कहता है कि हर फेज के ऊपर ना ये 4 बातें होती हैं। सेलिंग प्राइस चेंज होती रहती है। हो सकता है इंट्रोडक्शन लेवल पे कम प्राइस हो, जब ग्रोथ और मेच्योरिटी भी हो तो ज्यादा हो जाए, डिक्लाइन लेवल पर फिर प्राइस कम हो जाए। कहते हैं हर फेज की प्राइस चेंज हो सकती है, कॉस्ट भी चेंज हो सकती है, उसकी इन्वेस्टमेंट भी चेंज हो सकती है, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस भी हर फेज के ऊपर अलग अलग हो सकते हैं। और आपने पेपर में जो उसने पूछा है ना, उसको सेलेक्ट करके लिखना हमारा काम है। ये नहीं कि हम पूरी बुक छाप के आ जाएं। पूछा उसने क्या है, इसको आइडेंटिफाई करना होता मेन। तो इंशाल्लाह हम जब इसके पास पेपर करेंगे, कोशिश तो मेरी है कि मैं फिजिकल क्लास में इसके सारे पास पेपर आपसे डिस्कस करूं, ठीक है? तो फिर देखना आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन सिर्फ उसको मजा आएगा जो रेगुलर साथ साथ काम कर रहा है। ये स्मार्टफोन की एग्जांपल आपने एक दफा पढ़ लेनी है, ये आपको मजा आएगा, क्योंकि वही चीजें हैं जो आप लोगों के रिलेटेड है। कहता है प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के अंदर ना कॉस्ट कौन कौन सी आती है। अगर आप देखें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कॉस्ट है, अपने लेबर को ट्रेनिंग करने की कॉस्ट, मशीनें खरीदने की कॉस्ट, प्रोडक्शन के ऊपर प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग कॉस्ट, मार्केटिंग, वर्किंग कैपिटल की और डिस्पोजल की कॉस्ट। कहता है ये हर प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट फेजेस पे कॉस्ट आती है, लेकिन वो कहता है हर स्टेज के ऊपर, ये एक सवाल इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहते हैं हर स्टेज के ऊपर ना जो कॉस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे आती है। जैसे कि इसने यहां पर ना 6 जगह बना दी, 6 फेज बना दिए, 1 2 3 4 5 और 6। इसने कहा है कि इंट्रोडक्शन से पहले ना प्रोडक्ट डेवलप होती है, इंट्रोडक्शन से पहले प्रोडक्ट डेवलप की जाती है, मतलब उसका रिसर्च, ये R&D कॉस्ट का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कहते हैं इस फेज के ऊपर ना, पहले फेज के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत लगती है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो नॉन करंट एसेट खरीदते हैं उनकी बहुत कॉस्ट आती है। जब वो इंट्रोड्यूस हो जाती है, पेपर में ना ऐसा भी कर सकता है, वो कोई फेज बता के और कहे इस फेज की कॉस्ट बताओ, बस किसी स्पेसिफिक फेज की कॉस्ट पूछ सकता है। और माशाल्लाह अब आप लोग पढ़े लिखे हो, आप चीजों को जानते हो, आपको पता होना चाहिए। अब ग्रोथ स्टेज के ऊपर तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं लिखेंगे ना, और ना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट लिखेंगे, क्योंकि तब तो सारे एक्सपेंस लग चुके हैं। कहता है जब इंट्रोडक्शन फेज आया ना, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है, मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, स्टार्टअप, एक्सपेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब किस किस जगह जाकर आपने चीजें बेचनी है। और ये सारे का सारा, ये दोनों वैसे हैं इंट्रोडक्शन स्टेज के ही। फिर ग्रोथ में क्या होता है, कैपेसिटी बढ़ाने की कॉस्ट लगती है, मतलब सेल डिमांड बढ़ना शुरू हो गई, अब उस डिमांड को मीट करना है हमने, उस मीट करने के लिए जो हमारे खर्चे आएंगे वो बढ़ जाएंगे। फिर वो कहता है कि आपको लर्निंग इफेक्ट एंड इकोनॉमी ऑफ स्केल इंक्रीज्ड, कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इसमें आपको स्टॉक ज्यादा खरीदना पड़ेगा, आपके डेटर बढ़ जाएंगे, आपको क्रेडिट सेल्स करनी पड़ेगी। कहता है वर्किंग कैपिटल में इजाफा होगा। मैच्योरिटी स्टेज में आपको सिर्फ इनकम मेंटेनिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को मेंटेन रखने के ऊपर खर्चा जो आता है, और आपको सिर्फ मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है तब, और प्रोडक्ट एनहांसमेंट्स कॉस्ट टू एक्सटेंड द मैच्योरिटी, कि आप ये चाहोगे कि काफी लंबे अरसे तक आप इस फेज में रहो, आपका सेल्स स्टेबल रहे, आपका प्रॉफिट स्टेबल रहे। आपने पूरी ताकत लगानी है, पूरी कॉस्ट लगानी है कि आपका ये प्रोडक्ट डिक्लाइन फेज में ना जाए, या अगर जाए तो काफी देर बाद। फिर डिक्लाइन फेज में जब आते हो ना, तो फिर आपकी एक कॉस्ट आती है कि क्या आपको बिजनेस बंद करना चाहिए या इसको रीन्यू करके आगे मजीद फर्दर इसको बढ़ाना चाहिए। दैट इज अ डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज में आपने क्या करना है कि क्या आपको बिजनेस बंद करना चाहिए या आपको उसमें मजीद, चलिए बंद भी करोगे तो फिर भी तो पैसा लगेगा। फिर विदड्रॉल, जब विदड्रॉल का मतलब है बिजनेस बंद कर दिया, तो एसेट को डीकमीशनिंग की कॉस्ट, मतलब एसेट की रिमूवर की कॉस्ट, पॉसिबल रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट,
और रिमेनिंग वारंटी टू बी सपोर्टेड, मतलब वो जो आपने वारंटी या गारंटी या कोई भी इस तरह की चीजें हैं, तो जब आप अपने प्रोडक्ट खत्म कर रहे हो तो जो सेटलमेंट करने वाली हैं उसको, तो कहते हैं कि डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो कॉस्ट है वो डिफरेंट है। उसके बाद आपका ये सवाल पेपर में डायरेक्ट तो नहीं आएगा कि बेनिफिट लिखें, तो वो कहेगा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, वजह बताओ। तो आप मुझे वजह बताएं कि अगर आप इस स्टडी क्यों करेंगे। सबसे पहले वो कहते हैं इस स्टडी का हमें ये फायदा होगा कि हमें पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में असेसमेंट हो जाएगी। पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में प्रॉफिट, हमें पता चल जाएगा कि इससे कितना प्रॉफिट निकल सकता है, तो हम उसी वक्त डिसाइड करेंगे कि हमें इस प्रोडक्ट को छोड़ देना चाहिए या आगे मूव करना चाहिए, ग्रोथ स्टेज में एंट्री करनी चाहिए। कहता है मेजर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज कैरिड आउट एंड कॉस्ट इनकर्ड, नॉन प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट कैन बी अबैंडन एट अर्ली स्टेज। कहता है अर्ली स्टेज से भाग जाओ, अगर नॉन प्रॉफिटेबल गुड्स है ना, प्रोडक्ट है, भाग जाओ, कॉस्ट से बच जाओगे। ये ना हो कि इतनी हैवी कॉस्ट लगा के बाद में प्रॉफिट भी ना हो। फिर अगली बात, टेक्निक कैन बी यूज रिड्यूस द कॉस्ट ओवर लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। कहता है जैसे जैसे आपकी प्रोडक्ट की स्टेज आगे अच्छी जाती जाएगी ना, तो आप टेक्निक इस्तेमाल करो कि यार आप कितनी कम कॉस्ट कर सकते हो। और कम कॉस्ट करने का तरीका पता है ना, इकोनॉमी ऑफ स्केल या इकोनॉमी ऑफ स्कोप। फिर हर स्टेज के ऊपर आपको उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी का अंदाजा हो जाएगा कि ग्रोथ स्टेज के ऊपर कितनी कीमत रखनी चाहिए, मैच्योरिटी फेज के ऊपर कितनी रखनी चाहिए, इंट्रोडक्शन पे कितनी रखनी चाहिए और डिक्लाइन पे कितनी होनी चाहिए। ये फायदा होगा उस लाइफ साइकिल की कॉस्टिंग का आपको। फिर आपका फोकस होगा कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कैसे कि ये अर्ली कंप्लीट हो जाए, ये ना हो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही खत्म नहीं हो रही, ताकि आप मार्केट में एज अर्ली एज पॉसिबल एंटर हो जाएं। फिर आपकी अपनी जो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को असेस करते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं कि अच्छा हमारी प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट दे रही है अपनी लाइफ के ऊपर। डन। ये तो हो गया ना कि बेनिफिट्स। अब है आप मैनेजर, वो कहते हैं रेलिवेंस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो कह देगा कि अच्छा आप एक मैनेजर हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं, वो आपसे कहेगा कि आप ऐसा करो कि एक प्रोडक्ट का है उस लाइफ साइकिल के ना, उसके मुझे बताओ कि किस तरह से उसको मैनेज करना चाहिए। आप एक मैनेजर हो, उस लाइफ साइकिल में क्या क्या चीज मैनेज करोगे, वो ये आपसे पूछ सकता है सवाल। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजर के पास ये 3 मेन पॉइंट हैं। कहता है मैनेजमेंट शुड कंसीडर कैश फ्लो एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखे ना, आप अपने आप को थोड़ा सा एमएफए में हो, आप लोग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ चुके हो, बजटिंग कर चुके हो, उसमें यही तो देखा जाता है कि एक मैनेजर किसी भी प्रोडक्ट के उसके पूरे लाइफ साइकिल के ऊपर उसके कैश फ्लो देखेगा और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेगा। फिर वो कहता है कि व्हेन अ डिसीजन इज बीइंग मेड कि हमें ये प्रोडक्ट डेवलप करनी चाहिए, और डेवलप अगर होगी तो उसकी सेल्स कितनी होगी और सेल रिटर्न के कितने, रिटर्न ओवर द एंटायर लाइफ। रिटर्न का मतलब यह है प्रॉफिट, यहां पर रिटर्न का मतलब क्या है, प्रॉफिट। कि अपनी इंट्रोडक्शन में, मैच्योरिटी में, यानी ग्रोथ में, मैच्योरिटी में ये ओवरऑल कितना प्रॉफिट दे सकती है, ये मैनेज करना है हमने। फिर वो कहता है फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मैनेजमेंट नीड टू असेस इट्स लाइफ। कहता है जो आपके पहले प्रोडक्ट चल रही हैं, आप उसकी लाइफ को एक्सेस कर यानी असेस करोगे कि उसको कितनी देर तक हम अपने उसको मेच्योरिटी स्टेज पे रख सकते हैं। तो ये है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए, मतलब एक मैनेजमेंट के लिए कंसीडर करना कि एक प्रोडक्ट कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी किस अपनी स्टेज के किस हिस्से में कितना दे सकती है, फिर उसके सेल्स और उसके ऊपर जो रिटर्न मिलना है हमें वो किस स्टेज पे कितना मिलता रहेगा, और हम उसकी जो लाइफ साइकिल की जो पोजीशन को मेंटेन रखेंगे वो कितनी देर तक रख सकते हैं। क्लियर होगी बात।
लो जी, उसके बाद वो कहता है कि किसी भी मार्केट के अंदर एंट्री का क्या टाइम होना चाहिए और मार्केट से भागने का क्या टाइम होना चाहिए। आपको पता है ना कि अगर टाइम पे ना भागो ना, फिर भी काम खराब हो जाता है। जैसे नोकिया की बात हम कहते होते हैं, वो एक कोडैक फिल्म होती थी, उसकी बात कहते होते हैं कि जो लोग टाइम पर अपनी प्रोडक्ट को शट डाउन करके किसी दूसरी प्रोडक्ट की तरफ नहीं गए ना, वो बिजनेस भी खत्म हो गए, जीरो हो गए हैं। जैसे आजकल तो वो पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो गया, वरना जो बाईसाइकिल है पहले हर घर में दो दो तीन तीन होते थे, लेकिन आज बस वो फैशन के तौर पर कुछ बच्चे चलाते हैं, अदरवाइज साइकिल आपको नजर ही नहीं आते होंगे। बिल्कुल, अगर आप देखें कि पहले एक तांगा होता था, घोड़े के साथ वो तांगा चलता था, अब किसी जगह आपको नजर नहीं आएगा। तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जिन लोगों ने उससे क्विट करके अपडेटेड प्रोडक्ट की तरफ नहीं गया ना, वो कहते हैं कि मार्केट में एंट्री का भी टाइम होता है और मार्केट में एग्जिट का भी टाइम होता है। अच्छा, आप लोग भी माशाल्लाह अब छोटे से तो बन ही गए हो अकाउंटेंट, तो मुझे बताओ कौन बताएगा, वकास, वकास मुझे बताओ जरा कि किसी भी मार्केट में एंट्री का कौन सा टाइम होना चाहिए चारों फेज के अंदर। वकास, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है? जी वकास भाई। अच्छा मुजम्मिल, आप बता दो क्योंकि आपका माइक ऑन आ रहा है, कौन सी स्टेज होनी चाहिए। ओके, इधर चले गए हो सारे। अच्छा, मैसेज, मैसेज पे मिल गया, मैसेज आ गया, चलें। यार माइक ऑन करके बताया करो ताकि थोड़ा सा अच्छा लगता है। अच्छा, जो होता है ना मार्केट में एंट्री का टाइम, वो होता है इंट्रोडक्शन और ग्रोथ। इंट्रोडक्शन में अभी मार्केट में कम लोग होते हैं, तो आप एंटर करोगे तो आपका एक नाम और एक गुडविल बन सकती है। ग्रोथ स्टेज पे तो वो एक सारे प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपकी भी सेल जो ऑलरेडी बैठे हैं उनकी भी गुडविल बन चुकी होगी। और बहुत जो थोड़े से कंजर्वेटिव या थोड़े से कम रिस्क टेकिंग लोग होते हैं ना, वो ग्रोथ स्टेज पे एंट्री मारते हैं। जो रिस्क टेकिंग लोग होते हैं वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे ही आ जाते हैं। लेकिन मेच्योरिटी स्टेज पे बहुत कम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेच्योरिटी के बाद तो डिक्लाइन के चांसेस होते हैं। मेच्योरिटी के बाद तो डिक्लाइन के चांसेस होते हैं। और एग्जिट करने का टाइम कौन सा होता है? डिक्लाइन। कि जब आप लोग डिक्लाइन फेज में आ जाओ ना, तो आपको लगे कि ये मार्केट से प्रोडक्ट आउट हो रही है, तो आपको भाग जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक दफा ना मुझे दो चार लोग अपनी अटेंडेंस दें, चाहे मैसेज करके अटेंडेंस दे दें, मुझे कंफर्म हो जाए। असजद मैसेज करो जरा, बस यस सर का मैसेज कर दो। असजद, ओके। सुभान, सुभान सलीम, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। उमैर सलीम, ओके गुड, थैंक यू। हाँ जी, वापस चलते हैं। ये आपने एक नजर पाने में कहता है कोई भी कंपनी है वो न्यू मार्केट में एंटर होती है ड्यूरिंग इंट्रोडक्टरी फेज। वो कहता है कि एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल स्टेज पे लेकर जाएंगे। मोर कॉशियस कंपनीज वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पे आती हैं। और कोई भी, वो कहते हैं कंपनीज आर अनलाइकली टू एंटर। शुएब, आप कह रहे थे मेच्योरिटी, अनलाइकली टू एंटर इन द मेच्योरिटी फेज आपकी unless स्क्रीन बार बार ऑन हो they गई see है। the growth opportunities in the product particular part. सॉरी, मैं देख लेता हूं।
अब ओके है? यस सर, आने अब लगी है स्क्रीन आई ओके थिंक। है? यस ओके, सर, ओके है। हाँ जी जनाब, चलें। वो कहते हैं कोई भी कंपनी ग्रोथ स्टेज मेच्योरिटी फेज पे नहीं आएगी, क्योंकि उसके बाद तो अगर वो इतना खर्चा करके बैठे और वो डिक्लाइन फेज में चली जाए, लेकिन जब तक उसे ये नजर ना आए कि मजीद इसमें ग्रोथ है, उसके बाद अ कंपनी नीड्स टू, ये यहाँ पर देखें, ये भी एक पॉइंट है ऊपर वाले का ही, अ कंपनी माइट नीड टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन अबाउट लीविंग द मार्केट व्हेन द प्रोडक्ट इज इन द डिक्लाइन फेज। क्लियर होगी बात? चलें जी, आज का हमारा लास्ट टॉपिक, साइकिल ऑफ कंपटीशन। ठीक है, और ये सवाल आपने लाजमी करना है, लाजमी कन्फर्म, यानी ये अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट लाजमी करना है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल कंपटीशन के अंदर आपने लाइफ साइकिल में अपने कंपेटिटर का कैसे मुकाबला करना है। ठीक है, साइकिल ऑफ कंपटीशन का मतलब क्या है कि आपने अपने कंपेटिटर का मार्केट के अंदर को भी कहेंगे, उसका वो भी तो आपके साथ बैठा है ना, कंपेटिटर को भी तो देखना है ना। कहता है व्हेन one company achieves some success in the market, competitor try to do something even better in order to gain the competitive advantage। कहता है जब कोई एक बंदा एक बिजनेस में सक्सेस पे जा रहा है, तो उसका कंपेटिटर कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा कि वो भी उस कंपेटिटिव एडवांटेज को अचीव करे, समथिंग डू डिफरेंट एंड बेटर। फिर वो कहता है द न्यू इनिशिएटिव, पहली बात तो ये होगी, फिर अ न्यू इनिशिएटिव बाय वन कंपनी विल रिजल्ट इन अ काउंटर मेजर फ्रॉम अनदर कंपनी। कहता है जब एक कंपनी कोई इनिशिएटिव लेगी, तो उसका कंपेटिटर उसके काउंटर में कुछ ना कुछ तो करेगा, या उस तरह से बेहतर काम करेगा, या उतना काम कम प्राइस में करेगा, या उतनी कीमत में अच्छी क्वालिटी देगा। फिर तीसरी बात वो कहता है अ टिपिकल साइकिल ऑफ कंपटीशन इफेक्ट प्राइसेस एंड क्वालिटी। कहता है भाई साहब जो मेन मुकाबला होता है ना, वो कीमत और क्वालिटी का होता है। वही बात सेम प्राइस के ऊपर इंप्रूव द क्वालिटी, या उसी क्वालिटी की चीज कम प्राइस पे दे देगा। वो कहता है कि होता भला क्या है कि ये सारा जो साइकिल ऑफ कंपटीशन है ना, वो ग्रोइंग मार्केट एंड दैट प्राइसेस फॉल और क्वालिटी इंप्रूव, वो सारे का सारा वो कहता है हर स्टेज के ऊपर यही कोशिश की जाएगी, सेम क्वालिटी कम कीमत पे या सेम कीमत पे अच्छी क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे। फिर वो कहता है कि इन द मेच्योरिटी फेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या डिक्लाइन फेज, इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू लोअर प्राइसेस विदाउट रिड्यूसिंग क्वालिटी। कहता सबसे मुश्किल काम होता है कि जब आप मेच्योरिटी फेज पे चले जाते हो ना, प्राइसेस तो स्टेबल हो गई, अब कंपेटिटर अगर प्राइस कम कर रहा है तो आपको मजबूरन करनी पड़ेगी, तो हो सकता है कि फिर आपको अपनी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करना पड़े। कंपेटिटर माइट गेन बिगर शेयर ऑफ द मार्केट, मतलब वो अपनी ज्यादा चीजें बेचना चाहते हैं कम कीमत के ऊपर, तो हो सकता है फिर वो क्वालिटी कंप्रोमाइज करें। दिस कैन लीड टू spiral of the falling prices and falling quality to the point where the point is no longer profitable and less attractive to customer। कहता है कि फिर होता क्या है कि कस्टमर वो क्वालिटी से उस प्रोडक्ट से भागना शुरू हो जाता है, जैसे फिर डिक्लाइन फेज आ जाता है, और डिक्लाइन फेज में तो फिर सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं होता। ओके होगी जनाब। अब जरा एक सवाल पढ़ लेते हैं, मिलके कर लेते हैं सवाल। इसमें देखें ना, पहले सवाल की ना पॉइंट पे जाएं, रिक्वायरमेंट देखें, डिस्कस बेनिफिट ऑफ एंजॉय अडॉप्टिंग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। सवाल कौन सी बात लिखनी है, बेनिफिट ऑफ कॉस्टिंग ऑफ लाइफ साइकिल। दूसरा सवाल, लिस्ट द कॉस्ट इंकर्ड इन ईच फेज। ये सवाल आ गया वो जो हमने बॉक्स में पढ़ा था। सजेस्ट स्ट्रेटजीज में अडॉप्ट टू एक्सटेंड मेच्योरिटी फेज। कहते हैं मेच्योरिटी फेज आप ज्यादा देर तक रखना चाहते हो, उसकी कोई स्ट्रेटजी बताओ, स्ट्रेटजी बनाकर बताओ क्या करना चाहिए। अच्छा आपके हिसाब से क्या करना चाहिए?
मैच्योरिटी फेज में मैक्सिमम सेल हो रही है। एक तो अपनी क्वालिटी बरकरार रखें, दूसरा प्रोडक्ट का डिजाइन और फीचर चेंज करें, इनोवेशन लेकर आए, ताकि वो आपका जो फेज है वो कंप्लीट रहे। तो जनाब ये बेनिफिट्स वही हैं जो आपने पढ़ के आए हो, ये बेनिफिट हो गए, ये हर एक की कॉस्ट हो गई, ये आपने एक नजर लाजमी पढ़ना है, लाजमी। और ये स्ट्रैटेजी हो गई कि आपने डिजाइन चेंज करो, फीचर चेंज करो, पैकिंग चेंज करो, प्राइस स्ट्रैटेजी बनाओ, एडवर्टीजमेंट अच्छी करो। ठीक है जनाब। तो आज का लेक्चर भी बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार था, और आप लोग एक दफा इसको लाजमी पढ़िएगा, पढ़ने से पहले सोइएगा नहीं, ठीक है? लाजमी पढ़ के फिर आपने सोना है, और ये सवाल भी एक दफा लाजमी हल करना है। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।